हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ लिविंग बीइंग टू सर्वाइव। ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि एक इंसान या एक ऑर्गेनिज्म जब लाइफ में चल रहा है, चले जा रहा है, उसमें रिप्रोडक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स ओन सर्वाइवल। तो रिप्रोड्यूस क्यों करना है बच्चों? रिप्रोड्यूस इसलिए करना ज़रूरी है बिकॉज जितनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर लोग दिखाई देंगे या ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा, उसी उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, एक या दो इंसान अगर आपको मान, लेट अस से वी टॉक अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब जो रेयर स्पीशीज़ होते हैं उनके बारे में हम नॉलेज ही नहीं होती, हमें जब पता ही नहीं होता। लेकिन जो बहुत कॉमन मिलेगा स्पीशी हमें, हम उसके बारे में सब जानते हैं, उसके बारे में जानना चाहते भी हैं, बिकॉज द अवेलेबिलिटी इज़ मोर। सो डिपेंड करता है कि हम कितने विजिबल हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना विजिबल है, और उसकी विजिबिलिटी डिपेंड करती है नंबर के ऊपर। हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट स्पीशी आर अवेलेबल। एंड नंबर कैसे इंक्रीज करता है? बाय रिप्रोडक्शन। वेरी सिंपल। इसीलिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है और कैसे करता है। और जब कभी रिप्रोड्यूस करते हैं तो क्या बिल्कुल कार्बन कॉपीज बनती हैं एक दूसरे की? लाइक अ डॉग इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस। अगर डॉग रिप्रोड्यूस करता है तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ पपी, एंड पपी इज अ रेप्लिका ऑफ अ डॉग। लेकिन क्या एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं? यानी जैसे आप ट्विन्स की बात करते हो, दे आर एग्जैक्ट कॉपीज। या फादर की कॉपी बेटा जो है वो बिल्कुल पापा के ऊपर जाए, शक्ल सूरत से, नक्श पूरे नैन नक्श के साथ, यानी ऑल द फीचर्स दे बिलोंग टू दी फादर। तो हम क्या कहते हैं? दे आर कार्बन कॉपीज। बट सभी की तो कार्बन कॉपीज नहीं होती। सो व्हाट इज गोइंग ऑन? रिप्रोडक्शन हो कैसे रहा है? एग्जैक्ट कॉपीज क्यों नहीं बनती? एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं तो कैसे बनती हैं? इसके बारे में बात करेंगे हम, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोड्यूसिंग का मतलब होता है बच्चों, टू क्रिएट वन न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्व्स। यानी जो प्रोड्यूस कर रहा है बिल्कुल उसके जैसा सा दिखाई दे। एग्जैक्ट नहीं होगा, बट उसके जैसा सा दिखाई देना चाहिए। तो जब भी रिप्रोडक्शन होगा बच्चों, तो सबसे पहले क्या बनता है? एक बॉडी डिज़ाइन बनती है, ठीक। बॉडी डिज़ाइन जो है वो सिमिलर होगा टू द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग। फॉर एग्जाम्पल काऊ 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 जो है वो काऊ जैसे एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देती हैं। बर्ड्स जो हैं वो बर्ड्स को ही प्रोड्यूस करते हैं। डॉग्स डॉग्स को, कैट कैट को। कभी देखा है कैट जो है वो एक डॉग को रिप्रोड्यूस कर रही है? नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। वाई सो? बिकॉज जब हम रिप्रोडक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो जो बॉडी डिज़ाइन है वो बेटा बिल्कुल सिमिलर बनता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ ब्लू प्रिंट। It means that blueprints should be similar. ब्लूप्रिंट सिमिलर का मतलब, मान लो आपने गाड़ी बनानी है, आपने स्ट्रक्चर ले लिया है स्विफ्ट का और बनाने लगे हो मर्सिडीज, बनेगी क्या? नेवर। हमें ब्लूप्रिंट भी मर्सिडीज का ही लेना पड़ेगा, या एनी एन नंबर ऑफ द कार्स वी हैव। सो एक्स एन एक्स वाई जेड किसी का भी बनाना है, हुंडई की बनानी है, आपने होंडा की बनानी है, सो यू विल हैव टू टेक द ब्लूप्रिंट ऑफ द सेम कार. So, reproduction makes copies of the blueprint of body design. It is just like कि आपने एक सांचा तैयार कर लिया है, ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर what do you say फ्रेम तैयार कर लिया है, एंड नाउ यू दे इट विल कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग इट. फॉर एग्जाम्पल हमने गाड़ी का एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया है, एक स्कूटर का एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया, अब सिर्फ उसको कॉपी करना है, यानी कि एक ब्लूप्रिंट रेडी हो गया है, उसको कॉपी करना है, ठीक.
इस ब्लूप्रिंट से होगा क्या बच्चों? इट फॉर्म्स कॉपी ऑफ डीएनए. व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. बच्चों अगर डीएनए में चेंजेस आते हैं, इफ डीएनए चेंजेस, बॉडी डिजाइन विल चेंज. अगर डीएनए में चेंज आ गया तो बॉडी का डिजाइन भी चेंज हो जाएगा. सो बेसिकली ब्लूप्रिंट क्या है फिर? डीएनए. अगर ब्लूप्रिंट में कोई भी एरर आ गया, कोई भी चेंज हो गया, तो फिर ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस होगा, जब बनेगा नया ऑर्गेनिज्म, उसमें भी चेंजेस आएंगे. सो फॉर्म्स कॉपी ऑफ डीएनए बाय सेल्स यूजिंग केमिकल रिएक्शंस. सो आप कह सकते हो बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शंस copies of DNA, copy of DNA is formed. करेक्ट. सो कॉपीज बन जाती हैं. अब क्या होता है जब कॉपी बनती है? तो बच्चों एक आपका ओरिजिनल हो जाता है डीएनए, एक उसकी कॉपी हो गई. ऐसा ही होता है जब आप फोटो कॉपी करते हो. कॉपी ऑफ डीएनए, दिस इज द ओरिजिनल वन, दिस इज द कॉपी ऑफ द डीएनए. नाउ along with this DNA, what is DNA बच्चों? DNA contains various proteins. It contains various proteins it contains various protein forming information. बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है जिससे डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं. एंड these different proteins eventually creates body design. So ultimately हमें कुछ प्रोटीन्स चाहिए होते हैं जो बॉडी का डिज़ाइन बनाते हैं. ठीक है. जहाँ डीएनए की कॉपी बन रही है, इट इज़ ऑल्सो accompanied by creation of an additional सेलुलर अपरेटस. यानी ऐसा नहीं कि खाली डीएनए कॉपी हो रहा है, पूरा का पूरा सेल भी कॉपी होता है. एंड आई एम श्योर यू रिमेंबर माइटोसिस एंड मियोसिस दैट यू स्टडीड इन क्लास 8, कि जब माइटोसिस होती है तो डुप्लीकेशन हो रही है, मियोसिस जो है वो हाफ करता है स्ट्रक्चर को. सो आई होप आपको याद होगा कि क्लास 8 में हमने माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ा है कि जब माइटोसिस होती है तो सेल डुप्लीकेट होता है पहले और फिर टूटता है. मियोसिस के अंदर पहले ब्रेक डाउन होता है, फिर डुप्लीकेशन होता है. सो यहाँ पर क्या हो रहा है? जब डीएनए की फॉर्मेशन हुई, एक नया सेल अपरेटस बना, तो यहाँ डुप्लीकेशन हो रही है. यानी सेल जो है वो डबल हो रहा है, डीएनए मटेरियल भी डबल हो रहा है. नाउ व्हाट विल हैपन? ओरिजिनल रह जाएगा एंड कॉपी उससे सेपरेट हो जाएगी. तो सेल विल डिवाइड इनटू two cells, or you can say that similar cells divide into two cells, two separate cells. So this is what is going on is the reproduction. Now बच्चों वेरिएशंस क्या होती हैं? ये जो दो सेल्स बने हैं, ऑब्वियसली दीज आर सिमिलर. अलग अलग हो गए भले ही, लेकिन सिमिलर, एक जैसे ही थे. ऑल्दो these separated cells are similar, yet they have small differences and are not absolutely identical. अब ये आइडेंटिकल क्यों नहीं है? वाई दे आर नॉट एब्सोल्युटली आइडेंटिकल जब एक ही ऑर्गेनिज्म से बन रहे हैं? दे आर नॉट एब्सोल्युटली आइडेंटिकल बिकॉज
ऑफ एरर इन कॉपिंग, कॉपी होते हुए अगर एरर आ जाए, प्रॉपर यानी कि एक्यूरेट कोडिंग या एक्यूरेट कॉपिंग ना हो, तो वहाँ पर कोई ना कोई चेंजेस आ जाते हैं. बिकॉज वी नो दैट दिस एरर इन कॉपिंग इज due to the reason that no biological, or you can say the biochemical reaction is absolutely reliable. इसका भी मतलब क्या है? रिलायबल नहीं है मतलब एरर फ्री नहीं है. एरर फ्री is not absolutely reliable. Reaction is no biological or chemical reactions are absolutely reliable or error free. एरर तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है. एंड DNA copying is a biochemical process or a reaction. So it will or may have some error, and this leads to variations. That error is the variation. So बच्चों, DNA variations क्यों आ रही हैं? DNA वेरिएशंस हमारे पास थोड़ी भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं. यानी कि तौबा ही कर दिया एरर ने, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए एरर में. ठीक है. या फिर चेंजेस कैन बी वेरी सटल. DNA चेंजेस सटनली, यानी बहुत माइन्यूट डिफरेंस में हमें मिलता है. अगर तो थोड़ा बहुत चेंज होता है तो बच्चों, सेल अपैरेटस जो हमारा डुप्लीकेट बना है, सेल अपैरेटस इनहेरिटेड कैन बी यूज्ड. उसको हम यूज़ कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत चेंज है, चलेगा. अगर ड्रास्टिक हो तो बच्चों फिर सेल अपैरेटस काम नहीं करता. देन सेल अपैरेटस कैन नॉट बी यूज्ड. और अल्टीमेटली होता क्या है? सेल विल डाई. सो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता. ठीक है. फंक्शन ही नहीं करेगा, जैसा रिक्वायर्ड फंक्शन है वो करेगा ही नहीं. सो चल जाए वो, दैट विल बी गॉन. लेकिन अगर थोड़े चेंजेस हैं तो वो इनहेरिट कर लेगा उसको, एंड यू कैन विजिबली सी कि भाई इसके अंदर चेंजेस नज़र आ रहे हैं. लेकिन अगर DNA बहुत धीमे धीमे चेंज कर रहा है, देन स्पीशीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. यानी कि एक ही स्पीशीज है, उसमें तो आपको चेंजेस थोड़े थोड़े नज़र आने शुरू कर जाएंगे. सो चेंजेस आर देयर. एज अ रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस, सटल चेंजेस, व्हाट विल हैपन? दिस चेंज विल बी इनहेरिटेड. क्योंकि इतना कम है, इतना धीरे धीरे हो रहा है कि सर्वाइवल को चैलेंज नहीं कर रहा. अगर सर्वाइवल चैलेंज नहीं हो रहा और ऑर्गेनिज्म ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है बॉडी ने, दैट विल लीड टू एवोल्यूशन. सो एक्यूमुलेशन ऑफ दीज वेरिएशंस विल कॉज एवोल्यूशन. तो यहाँ लिख सकते हो, एक्यूमुलेशन ऑफ inherited variations in DNA is called evolution. इनहेरिटेड मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकता है. वायेबल चेंज, एक्सेप्टेबल चेंज, जो सर्वाइवल को अफेक्ट नहीं कर रहा बल्कि सपोर्ट कर रहा है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट surviving cells are similar to but
subtly different from each other. हम देखने में से बता सकते हैं कि दे ऑल बिलोंग टू वन पर्टिकुलर कैटेगरी, लाइक ऑल डॉग्स आर सेम, बट माइन्यूट माइन्यूट चेंजेस जो हैं वो हमें उनमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि हम आराम से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. लाइक इन ह्यूमन बींग्स, ऑल आर ह्यूमन बींग्स वी कैन सी, दोनों की सबकी आँख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, ठीक है. दे ऑल बिहेव इन द सेम फैशन, बट स्टिल एवरीबडी इज डिफरेंट. what is why it is different? Because everybody has a similar kind of body structure but different. Why so? Because they have inherited certain minute changes in their DNA. So on this basis we can say that variation during reproduction is the basis of evolution. So variation during reproduction, variation due to during reproduction is the basis of evolution. अब ये जो वेरिएशंस है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट भी हैं. ऐसा नहीं कि गलती से ही हर बार हो रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है. डिपेंड करता है हम किस सराउंडिंग में रह रहे हैं अकॉर्डिंगली. सो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? बच्चों रिप्रोडक्शन जो होता है इज रिलेटेड टू the stability of populations of species, because organisms fill well defined places, जिसे हम नीश प्लेसेस भी कह देते हैं. यानी कि हर एक का अपना अपना एक डिफाइंड एरिया होता है. फॉर एग्जांपल आप प्लांट्स में देखोगे तो हमें पता है कि कुछ प्लांट्स जो है वो शेड में चलते हैं, कुछ बहुत तेज़ धूप चाहिए होती है, कुछ बारिशों में लगते हैं, कुछ डेजर्ट एरियाज में लगते हैं. सो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ अ पर्टिकुलर स्पेस इन द ecosystem where they can produce easily, where they can live easily, survive easily, right, in the ecosystem. Using their ability to reproduce, correct? And DNA copying during reproduction helps in maintaining the design or the body design that is required for survival in that particular place. But we know that ecosystem तो हमारा स्टेशनरी नहीं है, इट्स डायनेमिक. वहाँ भी चेंजेस हो रहे हैं. सो वहाँ के चेंजेस के हिसाब से ग्रेजुअली हमारी बॉडीज़ के अंदर भी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी माइन्यूट एंड सटल चेंजेस होते रहते हैं. सिंस ecosystem is not same all the time, therefore subtle changes gradually affect the body design for better survival in the defined places. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो इनिशियली था वो थोड़ा कम था, अब हमारा टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, करेक्ट? एज द टेम्परेचर is increased of a particular place or a niche place, then the organism
living in particular area or particular temperature reproduce with a few variations. That are resistant to heat and survive better. आप सिंपल एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लोग हैं, पहले टेम्परेचर कम होता था तो हमारी स्किन भी वैसी होती थी और सरवाइव भी करते थे. अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, चेंजेस आते जा रहे हैं इन द नेचर. एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स की जो ऑर्गेनिक बॉडीज़ हैं उनके डिज़ाइन भी चेंज हो रहे हैं. स्किन हैज़ बिकम अ लिटिल मोर डिफरेंट. ठीक है, बाल कुछ और हो जाएंगे. बॉडी विल रिएक्ट डिफरेंटली इन द डिफरेंट टेम्परेचर्स. इसका एक बड़ा प्राइम एग्जाम्पल आप देख सकते हो. मान लीजिए यू हैव रैट. ठीक है, आपने उसको एक ऐसी जगह रखा है जहाँ बहुत गर्मी है. यहाँ बहुत गर्मी है, टेम्परेचर ओवर हेयर इज़ वेरी हाई. ठीक है, अब आपने इस रैट की पॉपुलेशन में से कुछ रैट, अ फ्यू रैट, आपने एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर हिल है और टेम्परेचर जो है वो काफ़ी डाउन है. नाउ व्हाट विल हैपन? ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस रैट की जो स्किन है बच्चों वो थिन हो जाएगी, बिकॉज इट वॉन्ट टू लूज हीट. क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो गर्मी लगेगी, स्किन इसकी पतली रह जाएगी. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ जो रैट है हिल और हाई टेम्परेचर पे उसको हीट प्रिजर्व करनी है बॉडी में, सो इसकी स्किन कैसी हो जाएगी? थिक हो जाएगी. ना लुक एट इट, दोनों के दोनों रैट्स एक ही पॉपुलेशन से आए थे. रैट पॉपुलेशन थी ये वाली. इसी पॉपुलेशन में से हमने कुछ रैट्स को यहाँ ले गए थे, सेम पॉपुलेशन थी. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखिए, एक जो है उसकी स्किन थिक हो गई और एक जिसकी स्किन थिन हो गई. नाउ दीज आर द वेरिएशंस ऑफ द सेम पॉपुलेशन ऑफ रैट. करेक्ट? नाउ व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? दिस इज गोइंग ऑन इज द कॉल्ड एज एवोल्यूशन. दिस इज द एवोल्यूशन. एवोल्यूशन का मतलब होता है ऐसे चेंजेस हो जाना जो सर्वाइवल में हेल्प करे. अगर इनकी स्किन पतली होती तो ये मर जाती, बिकॉज टेम्परेचर इतना कम है, बॉडी और हीट लूज करती तो इनका खून ही जम जाता. दे वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड. सो देर इज एन एवोल्यूशन कि इनकी स्किन थिक हो गई और इनकी स्किन पतली हो गई. सो वी कैन से दैट वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ species over time. राइट? ये बच्चों बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जामिनर का. वाई, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन? तो आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक को. इसमें एक और चीज़ देखिए, ये रैट की पॉपुलेशन यहाँ आई. ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है. इस इंडिविजुअल में कोई चेंज होता भी है तो हमें पता ही नहीं चलेगा. ठीक है, सो वेरिएशन हमें पता चलती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो एक पर्टिकुलर स्पीशी के लिए तो बेनिफिशियल है बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग दिस पॉपुलेशन टू सर्वाइव. मगर इसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है. बल्कि इनफैक्ट इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल में वेरिएशन आ भी जाए तो पता नहीं चलेगा बिकॉज इट हैज़ टू ग्रो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो एवोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीशीज एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल. सो नाउ लेट अस लुक एट हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. हमारे पास मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चों दो तरह के आते हैं. पहला है एसेक्सुअल और दूसरा क्या है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक, एसेक्सुअल का मतलब होता है व्हेन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली अ सिंगल पेरेंट. और यहाँ पर क्या है? दिस इज द टू पेरेंट्स. टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. चलिए पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है. एक चीज़ और देख सकते हैं बच्चों, ये सिंगल पेरेंट है, ये टू पेरेंट है. ठीक है, इसके अंदर कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती. नो गैमीट्स फॉर्मेशन. यहाँ पर क्या हो रहा है? गैमीट की फॉर्मेशन होगी. दो गैमीट फॉर्मेशन होती है, फीमेल एंड मेल. मेल गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं.
right? Now this is a rapid multiplication method. There is rapid multiplication. और यहाँ पे क्या है, it is slow process. In asexual mode of reproduction, सेल डिवीजन बच्चों सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होती है. लेकिन in case of sexual reproduction and in case of sexual mode of reproduction, हमारे पास प्रोसेस होता है बच्चों, पहले मियोसिस और फिर फॉलोड बाय दैट माइटोसिस. वैसे ये टॉपिक आपका क्लास 8 का टॉपिक है, बट चलिए ब्रीफ में आपको बता देते हैं. माइटोसिस में क्या होता है, जितना भी सेल का कंटेंट होता है, वट एवर इट इज़, इंक्लूडिंग देयर साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलिस, देयर डीएनए मटेरियल, सब चीज़ें जो है वो डुप्लीकेट होती हैं. तो पहले सेल डबल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये एक और एक, ये दो, एंड देन इट ब्रेक्स डाउन इनटू टू डॉटर सेल्स. दिस इज व्हाट इज माइटोसिस. मियोसिस में क्या होता है बच्चों, ये जो सेल होता है ये पहले डिवाइड करता है, एक और एक दो, इसके अंदर आधा सेल इसका आधा इसका हो जाता है, एंड देन दे मल्टीप्लाई, यानी डबल हो जाते हैं, एंड देन दे ब्रेक इनटू टू डिफरेंट बॉडीज, राइट. ये है हाफ इसका, हाफ इसका, हाफ इसका, हाफ इसका, यानी ये दोनों जुड़े थे, हाफ हाफ डबल हुआ था, ये भी डबल हुआ था. बेनिफिट क्या है इनमें, देखो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं टू पेरेंट बॉडी. दिस इज द पेरेंट बॉडी. सो पेरेंट बॉडी के बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको दोनों डॉटर सेल्स में मिलते हैं, करेक्ट. मान लीजिए इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, ठीक है, पर यहाँ हम लोग एक सेक्सुअल की बात करें, किसी की बात करते हैं. अगर यहाँ पे मान लीजिए 20 क्रोमोसोम्स है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट हैज़ 20 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो डॉटर सेल्स में भी 20 पेयर और 20 पेयर मिलेंगे आपको, ठीक है. अगर मियोसिस की बात करें पहले, तो बच्चों ये प्रोसेस है आपका, सबसे पहले जो टूटा है, दिस इज दी मियोसिस. मियोसिस के अंदर हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, करेक्ट. एंड देन लुक एट इट, दिस हैज बिकम द पेरेंट बॉडी फॉर द फर्दर प्रोसेस. नाउ एक्चुअल कौन सी थी पेरेंट बॉडी, ये थी, जो कि डिवाइड होके दो हाफ्स में कन्वर्ट हुई थी, ठीक. अब ये देखिए, अब ये डबल हो गया, डुप्लीकेट हुआ, तो इसके बाद दो दो सेल्स बन गए थे जो बाद में सेपरेट हो गए. सो नाउ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी हाफ ऑफ पेरेंट बॉडी. लेकिन कितने डॉटर सेल्स बन रहे हैं यहाँ पर, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं. यहाँ कितने बन रहे थे पेयर को आपके डॉटर सेल्स, देयर वर 2 डॉटर सेल्स, करेक्ट. सो जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, बिकॉज देर इज वन स्टेप विच इज द मियोसिस, अनदर स्टेप दैट इज द माइटोसिस. माइटोसिस में देखिए क्या हो रहा है, 1 से 2 बन रहे थे, तो यहाँ भी देखिए क्या बन रहा है, 1 से 2 बन रहे हैं, 1 से 2 बन रहे हैं. और मियोसिस अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो 1 से 4 बन गए. गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द डिफरेंस ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस. अब दिमाग में आ रहा होगा फ़ायदा क्या, बेटा फ़ायदा ये है कि जब 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो ये जो हैं दीज डॉटर सेल्स एक्चुअली नथिंग बट द गैमीट्स बनते हैं यहाँ पे. तो एक गैमीट फादर से, एक गैमीट मदर से, दोनों कंबाइन करेंगे तो पेरेंट बॉडी जितने ही आपके पास टोटल क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, ठीक है. लेट अस से दीज आर दी गैमीट्स जिसमें हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम है, दीज आर दी मेल गैमीट, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ठीक है. और दूसरा आपके पास आ जाता है फीमेल गैमीट. जैसे आपने ह्यूमन बींग्स में देखा होगा ओवम एंड स्पर्म, अब दोनों में हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. व्हेन दे विल कंबाइन, तो व्हाट विल हैपन, दे विल फॉर्म वन सेल,
that is the daughter cell. This one daughter cell will have the number of the chromosome equal to 1. And look at it. Now these cells are similar to these ones. करेक्ट. इसका मतलब जहाँ से शुरू हुए थे उसके पास अगर 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम था, इसके पास भी 22 होगा. इसके पास 23 था तो इसके पास भी 23 होगा. अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म कौन बन रहा है? ये है वो ऑर्गेनिज्म विच इज इक्वल टू द पेरेंट बॉडी. So we have 1, 2, 3 points that we have already discussed. Now let us look at the fourth point. That is the difference between the asexual and sexual mode of reproduction. फोर्थ पॉइंट में बच्चों क्या है कि यहाँ पर होती है फिजन. फिजन टेक्स प्लेस. हमने देखा ही एक सेल से टूट के 2 सेल्स बन रहे थे तो फिजन हो रही है. ओवर हेयर फ्यूजन टेक्स प्लेस, जिसमें हमने देखा है एक मेल गैमीट था आपके पास और एक फीमेल गैमीट है. दोनों के दोनों फ्यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जाइगोट. जाइगोट क्या है? न्यू ऑर्गेनिज्म. करेक्ट. सो यहाँ देखिए एक जो है वो टूट रहा है 2 में और यहाँ 1 और 2 मिलके 1 बना रहे हैं. करेक्ट. इनका हम नाम भी दे सकते हैं. दिस इज नोन एज स्पर्म एंड दिस इज नोन एज ओवा इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स या इवन इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स. नाउ बच्चों फिजन जो है आपके पास दैट कैन बी ऑफ 2 टाइप. फिजन, these 2 types are, number 1, it is the binary fission and it is also called as the multiple fission. बाइनरी से आप मतलब समझ गए होंगे, जब 2 डॉटर सेल बनते हैं जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि एक टूटता है 2 में कन्वर्ट होता है. दीज आर द 2 डॉटर सेल्स. मल्टीपल फिजन में क्या होता है? more than 2 daughter cells will be formed. This is what is fusion. Fission. So let us look at the binary fission first. बच्चों बाइनरी फिजन आप 2 तरह के तरीके से देखोगे. एक में है when there is no definite plane of division. No definite plane of division. और एक होगा जिसमें there is a definite orientation of division. यानी एक पर्टिकुलर तरीके से ही डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा. अगर कोई डेफिनेट प्लेन नहीं है तो कैसे स्ट्रक्चर होता है? टेढ़ा मेढ़ा सा, लाइक अमीबा. अमीबा के अंदर आपको कोई भी डेफिनेट प्लेन ऑफ डिवीजन नहीं मिलता. ठीक है. और मोस्टली आपको इसी के बारे में पूछा जाता है. यानी एक अमीबा है आपके पास, तो सबसे पहले क्या होगा? इस अमीबा के अंदर इलोंगेशन शुरू हो जाएगी सच दैट कि इट इज़ गोइंग टू, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू रेप्लिकेट. जब रेप्लिकेट करेगा बच्चों तो न्यूक्लियस जो है बीच में वो भी 2 हिस्से में डिवाइड होना शुरू होगा. लुक एट इट. इट विल फर्दर इलोंगेट ताकि हमें डिप्रेशन की जगह दिखाई देने लगे, लाइक दिस. करेक्ट. और आपका जो न्यूक्लियस है वो भी इसी तरह से डिवाइड होने लगेगा. लुक एट इट. देन व्हाट विल हैपन? दे विल सेपरेट इनटू 2 डिफरेंट अमीबास. लाइक कुछ भी हो जाएगा. इरेगुलर शेप है. इरेगुलर शेप होने की वजह से आपको कभी भी प्लेन ऑफ डिवीजन नहीं मिलता. लेकिन अगर आपको कोई भी सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक लेशमैनिया, जो कि काला आजार का कारण है, कॉजेस दैट कॉज काला आजार. ठीक है. अगर लेशमैनिया मिल जाए तो बच्चों इसकी बॉडी जो है थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड होती है बिकॉज ऑफ organized body structure. It has definite
ओरिएंटेशन फॉर डिवीजन। ठीक, ये तो होगा आपका बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल आपका फॉर मल्टीपल डिवीजन, मल्टीपल फिजन। बच्चों मल्टीपल फिजन आपको देखने को मिलती है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, देखो बच्चों, एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं लाइक दिस। उसका भी कोई फिगर स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, सो इट इज़ अ रैंडम स्ट्रक्चर। सो इसका भी कोई डेफिनेट ओरिएंटेशन नहीं मिलेगा आपको जहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिवीजन होगी। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स पड़े हैं। ठीक है, ये सेल्स एक्चुअली में मल्टीपल डिवीजन कॉज करने वाले, दे ऑल विल टुगेदर फॉर्म दी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो प्लाज्मोडियम शोज दी मल्टीपल डिवीजन। अमीबा के अलावा ऐसा और कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है कॉमनली हम देखते हैं, दैट इज द ईस्ट। ईस्ट ऑल्सो शोज बाइनरी फिजन। In case of Leishmania, what is that organized structure which do not allow any plain division? It is the present, it has a whip-like structure at one end, जिसकी वजह से ये कभी भी किसी भी एंगल से डिवाइड नहीं होता। इट हैज़ अ पर्टिकुलर डिवीजन स्ट्रक्चर सो दैट द whip-like structure can be duplicated in the organism. सो ये रहा इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो बच्चों मल्टी सेलुलर में भी देखने को मिल सकता है। सो लेट अस लुक एट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन सिंगल पेरेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही सिंगल पेरेंट है। एक है जिसमें एक ही सेल था, अब है जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। अब जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, यहाँ पे सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड काम नहीं करता। सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड इज नॉट सक्सेसफुल। नॉट सक्सेसफुल क्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मल्टी सेलुलर है तो सारे सेल्स को अलग अलग डिवाइड भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस लुक इनटू दिस स्पाइरोगायरा। आई होप क्लास 9 से आपको स्पाइरोगायरा का कुछ स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, जस्ट लाइक अ रिबन। कुछ याद आया? एंड देयर इज अ न्यूक्लियस इन बिटवीन लाइक दिस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर स्पाइरोगायरा। In multicellular organisms, we have specialized cells and tissues, and these have definite positions in the body. So cell by cell division is not practical. अगर हम सेल बाय सेल चलेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। सो देयरफॉर more complex method of reproduction occurs. और इसके लिए specific type of cells are responsible for reproduction also. मोर कॉम्प्लेक्स है तो खास तरह के सेल भी हमें चाहिए, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, तो अगर रिप्रोडक्शन होना है तो उसके लिए स्पेसिफिक सेल्स भी होंगे। तो हम स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल देख रहे थे बच्चों। स्पाइरोगायरा में क्या होगा, दैट ऑन मैच्योरेशन it breaks into smaller pieces.
बड़ा होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है. एंड दीज पीसेस, each piece grows into new individual, or you can say that each piece grows into a new full individual organism. सो दिस, इस तरह से कुछ डिफरेंट साइज का आप रिप्रोडक्टिव मोड देखेंगे. पर हम जब कह रहे हैं कि हर एक सेल अलग अलग काम कर रहा है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि एक स्पेसिफिक टाइप का जो सेल है वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को डिवेलप कर दे? बच्चों, दीज स्पेशल टाइप्स और दीज स्पेसिफिक सेल टाइप्स आर capable of growing and are capable of growing, proliferating and making other cell types. अगर आपने क्लास 9 में ध्यान किया हो तो क्लास 9 में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़े थे. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की या टोटियोपोटेंट सेल्स की ये कैपेसिटी होती है, एक तरीका होता है जिससे कि वो किसी भी और सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस. कुछ भी बना सकते हैं. लाइक वी हैव इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो अम्बलाइकल कॉर्ड सेव कर ली जाती है, उनके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज टोटियोपोटेंट cells. These totipotent cells can grow into any type of cell in the body. In a body. इन्हें हम बोलते हैं टोटियोपोटेंट सेल. तो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. दे एक्चुअली मेक टोटियोपोटेंट सेल्स या अनस्पेशलाइज सेल्स, जिनसे कि हम एक स्पेशल सेल को बना सकते हैं. लाइक कोई भी सेल उठा लिया, उससे लिवर भी बन रहा है, लंग भी बन रही है, हार्ट भी बन रहा है. सो सच काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज टोटियोपोटेंट सेल इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स. और प्लांट्स में हम उन्हें क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. एक मेथड है बच्चों विच इज कॉल्ड एज रीजनरेशन, जो आप मोस्टली देखेंगे हाइड्रा में, प्लेनेरिया में एंड जस्ट वी डिस्कस्ड इन स्पाइरोगायरा. लेकिन रीजनरेशन बच्चों इज नॉट अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. You know why? Because most organisms in such category, most organisms would not depend upon being cut into pieces. जैसे हमने बात की थी स्पाइरोगैरा को टुकड़ों में काट दो तो फुल्ली ग्रोन नया इंडिविजुअल बना लेते हैं. लेकिन इसे हम रिप्रोडक्शन का मोड नहीं कह सकते, बिकॉज देयर मस्ट बी सम अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपार्ट फ्रॉम रीजनरेशन. रीजनरेशन में क्या है कि काट भी दिया ना तो बन जाएगा फुली ग्रोन के अंदर. मैनी फुली डिफरेंशिएटेड organisms have the ability to give rise to new individual from their body part. अपने किसी बॉडी पार्ट से ही पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं. लाइक अगर इन केस ऑफ हाइड्रा आप देखेंगे या प्लेनेरिया का केस देखेंगे तो लेट अस सी, टेक एन एग्जांपल. दिस इज द प्लेनेरिया. हमने इसको 3 टुकड़ों में काट दिया. ठीक. नाउ ईच पार्ट विल डिवेलप इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, into a new complete organism. This is called as, this is the new individual. ठीक है. सो ये जो न्यू इंडिविजुअल बन गया है, दिस इज कॉल्ड एज
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन. हुआ क्या यहाँ पे, जितने भी स्पेशलाइज्ड सेल थे प्रोलिफरेट किया उन्होंने, यानी कि मल्टीप्लाई किया, बढ़े, ग्रो किया. देन प्रोलिफरेशन की वजह से इट मेक्स लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. ठीक, ये जो सेल्स से बच्चों डिफ्रेंशिएट हुए. इन एन ऑर्गेनिज्म, इन एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस. जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म बनता है, उसी सीक्वेंस में ये सारे के सारे सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो गए. ठीक, दैट रेफर्स टू एज डेवलपमेंट. यहाँ से हमने कह दिया कि जब पार्ट बना तो डिफ्रेंशिएट हो गया और ये रिप्रोडक्शन जो है ये डेवलप कर गया ऑर्गेनिज्म. लेकिन अगेन आई एम सेइंग दैट इट इज़ नॉट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर कोई ये पूछता है कि क्या ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इन केसेस, इन दी सच केसेस, इन सच ऑर्गेनिज्म, सो नो, इट इज़ नॉट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट मोड हमारे पास मिलता है बच्चों बडिंग का. बडिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. इस ऑर्गेनिज्म के पास एक बड बननी शुरू हो गई. चलिए यहाँ बना लेते हैं एक छोटी सी बड. ठीक है, दिस इज व्हाट बड. अब क्या हुआ, जैसे जैसे ये बड ग्रो करी तो बड ने ग्रो करके अपना एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया. ये तो पेरेंट बॉडी थी ही. ठीक है, अब क्या होगा, दिस विल कट फ्रॉम हियर एंड इट विल ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. And this kind of budding reproduction we see in case of hydra. So देखिए हाइड्रा रीजनरेट भी करता है और हाइड्रा बडिंग से न्यू ऑर्गेनिज्म भी बनाता है. सो दिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा. तो जब ये न्यू ऑर्गेनिज्म फुल्ली मेच्योर हो जाता है, इट विल डिटैच फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम पेरेंट बॉडी, and we will become into a new independent individual. Vegetative propagation is another mode of reproduction, लेकिन mostly seen in plants. और हम देखते हैं in case of plants root, stem और leaves. ये तीनों के तीनों पार्ट बच्चों they are used for vegetative propagation. और ये किन किन तरह के प्लांट्स में यूज़ किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? फॉर प्लांट्स which lost the capacity to reproduce by seeds, number one, या फिर उनके लिए which do not have viable seeds, जिनके सीड्स है ही नहीं, उनकी प्रोपेगेशन हम इनसे की करते हैं. ठीक है, और क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग? द मेथड्स यूज्ड आर इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. आपने सुने ही हैं, पहली चीज़ हमने सुनी है लेयरिंग के बारे में, फिर हमने सुना है ग्राफ्टिंग के बारे में. इन दोनों मेथड से हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं. एग्जाम्पल देखिए जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ शुगर केन. हम उसमें स्टेम यूज़ कर रहे हैं. रोज़, उसमें भी आप स्टेम यूज़ करते हैं. ठीक है, देन यू कैन से इवन योर जैस्मिन,
फ्लावर्स, उसके अंदर भी हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज़ करते हैं। इवन ग्रेप्स में आपने देखा है हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेम को यूज़ करते हैं। रोज़ में स्टेम के साथ साथ आप रूट भी यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली आप देखिए मनी प्लांट, मनी प्लांट में आप क्या यूज़ करते हैं, रूट्स। इसके अलावा और भी हैं बच्चों, बनानास दैट कैन नॉट बी ग्रोन बाय सिंपल मेथड, उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से करते हैं। ऑरेंज, स्पेसिफिकली कौन से ऑरेंज, सीडलेस ऑरेंज, जब सीड है ही नहीं तो कैसे करोगे, तो सीडलेस ऑरेंज की जो हम प्रोपगेशन करते हैं दैट इज़ बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सिमिलरली रोज़ मैंने आपको बताया, जैस्मिन हो गया, इसकी भी आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। नाउ फ़ायदा क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दीज मेथड्स। सबसे पहली चीज़, दीज प्लांट्स बियर fruits and flowers earlier than those of parent plant grown from seed। तो अगर सीड्स हैं भी हम नहीं यूज़ कर रहे बिकॉज वी वॉन्ट टू रिड्यूस दी मेच्योरिटी टाइम। आई होप यू रिमेंबर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज दैट वी स्टडीड इन क्लास 9 कि इनके पास जो है वो वायबल सीड्स होंगे, यानी जल्दी मेच्योर हो जाएगा। जितनी जल्दी मेच्योर होगा उतनी प्रोटेक्शन कम होगी, कॉस्ट उतनी कम हो जाएगी। दो दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट, लेकिन उसमें हमारी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि डिज़ायर्ड फ्लावर की शेप है, डिज़ायर्ड फ्लावर का साइज़ है, डिज़ायर्ड कलर्स हैं, रेजिस्टेंट टू डिजीज़ हैं। दिस इज़ ऑल व्हाट वी वर डूइंग बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इवन आप पोटैटोज़ देखिए, पोटैटोज़ जो हैं वो भी सीड से नहीं होते पोटैटोज़, ठीक है ना, दे आर डिवेलप्ड बाय आई ऑफ पोटैटो। सिमिलरली वी हैव ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम बच्चों एक ऐसा लीफ है, ठीक है, जिसकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीफ से ही होती है। इट एक्चुअली हैज़ प्रोपगेटिव मेथड इज लीव्स, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस प्लांट के अंदर जो लीफ होता है उसके एजेस के ऊपर नए प्लांट्स उगाते हैं, एज के ऊपर, ठीक है। और जब ये प्लांट ग्रो करता है, हैवी हो जाता है, इट गेट डिटैच्ड from parent and grows as new plant. So look at this leaf, this is the leaf of bryophyllum, और देखिए इसके ऊपर buds हैं, है ना, ये सारी की सारी निकलेंगे। इट हैज़ रूट्स ऑल्सो, इट हैज़ शूट ऑल्सो। तो जब ये हैवी हो जाएगा, प्लांट में से लीफ से गिर जाएगा नीचे और एक नया प्लांट ग्रो कर देगा। Next topic is the spore formation, which is the last part of your asexual mode of reproduction. Spore formation में क्या होता है बच्चों कि मान लीजिए आपके पास एक स्पॉन्जी सा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर बहुत सारे वायबल सेल्स होते हैं फॉर द ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस। दिस इज नोन एज स्पोर, जो अंदर है, दिस इज द स्पोर फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है। देखो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों जो मल्टी सेलुलर हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, लेकिन फिर भी उनके पास एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड दिस स्पोर इज अ स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऑफ, और ये क्या है बच्चों बाहर, दिस इज द सैक। इस सैक के अंदर सारे के सारे स्पोर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। नाउ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, द थ्रेड लाइक structure above bread mold। आपने कभी देखा होगा ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है। what is that fungus? that is going to have a thread like structure. that thread like structure of the fungus which is found on the bread mold. now these thread like structure above the bread mold are called as hyphae. Can call is hyphae, hypha, whatever you feel like.
वी कैन कॉल इट, जो भी है, लेकिन स्पेलिंग याद रखिएगा। हाइफे याद बोलोगे तो स्पेलिंग याद हो जाएंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगी। सो इट इज़ बेसिकली दी हाइफा। सो ये जो हाइफा रहता है आपका, दैट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ दी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज़ नॉट गोइंग टू रिप्रोड्यूस, दिस इज द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर बच्चों देर इज अ टाइनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटी सी बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, बॉब लाइक स्ट्रक्चर ऑन अ स्टिक, एंड इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो वो दिखता कैसा है बच्चों, ये देखिए, इट इज़ लाइक दिस। ये छोटी सी आपकी हाइफे है, ठीक, हाइफा, एंड इसके ऊपर एक गोल सा आपको स्पॉन्जी सा स्ट्रक्चर मिलता है। दैट स्पॉन्जी स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पॉन्जेलिया, या आप इसे सैक भी याद कर सकते हो। और इस सैक के अंदर आपको कुछ छोटे छोटे से दाने दिखाई देंगे, एंड दी स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज स्पोर्स, and this spore is the reproductive part and not the hypha or the spore, total sac। बच्चों जो sac है, it is the thick walled structure that protects reproductive spores, in unfavorable conditions। अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो वो स्पोर के अंदर ही पड़े रहेंगे, इस सैक के अंदर पड़े रहेंगे। लेकिन एज द फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल in favorable conditions, these spores develop into new rhizopus। बच्चों राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल्ड बेसिकली, ठीक है। और दिखता कैसे है, मैंने आपको एक हाइफे बना के दिखाया, ऐसे आप बहुत सारे हाइफे बना सकते हैं। we just gonna make 2 or 3, ठीक है जी। दीज आर द डिफरेंट स्पोर्स, और इसके नीचे होती हैं रूट्स। These are the roots of rhizopus. So this is what is your rhizopus, और ये हो गया आपकी हाइफा, एंड दिस इज द सैक, और इसके अंदर ये क्या है, स्पोर्स। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। इस सैक का एक और नाम है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, ठीक, जिसमें स्पोर्स रहेंगे वो स्पोरेंजियम हो जाता है। और मोस्ट फेवरेबल कंडीशन यहाँ क्या है बेसिकली इनके लिए, मॉइस्चर। जितना अच्छा इनको मॉइस्चर मिलेगा इन सॉइल, ये वहाँ उतना ग्रो कर जाएंगे। कई बार क्या होता है बच्चों कि हम लोग कुछ चीज़ों को लैब में क्रिएट करते हैं, ठीक है, लैब में क्रिएट करके उसको फिर प्लांट को ग्रो किया जाता है। दैट मेथड इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, हम जो भी प्लांट ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग प्लांट के टिप से वी टेक सम लाइव टिश्यू। अब आप समझ गए होंगे हमने टिप से क्यों लिया, बिकॉज टिप के पास क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, ठीक है, वहाँ से हमने लाइव टिश्यू लिया, और इस लाइव टिश्यू को बच्चों हमने एक आर्टिफिशियल मीडियम में डाल दिया, where this tissue divides rapidly। जब ये टिश्यू रैपिडली डिवाइड करता चला जाता है तो ये क्या बनाता है बच्चों, एक स्मॉल कैलस, या जैसे हम लोग एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल भी बोल देते हैं। कैलस इज व्हाट, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स, नॉट टिश्यू। एक छोटा सा कैलस इकट्ठा करके बना दिया इसने। इस कैलस को हम लोग क्या करते हैं बच्चों,
फिर हम इसको डिसेंड इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू another medium rich in hormones, यानी फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो हॉर्मोन्स आपको सबको याद होंगे, केज। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं ऑक्सिन गिव, और साथ में क्या यूज़ करते हैं, साइटोकिनिन, बिकॉज वी वांट रैपिड डिवीजन। ठीक है, फाइटो हॉर्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन, और उसके लिए रैपिड डिवीजन चाहिए तो साइटोकिनिन मेजरली रहता है अलॉन्ग विद ऑक्सिन। वंस दिस प्लांट ग्रोज अप एंड फॉर्म्स अ plantlet, this plantlet or sapling, it is transferred to soil to grow and mature. Right? Now this technique is known as tissue culture. और इसका फ़ायदा क्या है बच्चों, हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं डिज़ायर्ड ट्रेट्स उस प्लांट में डालने की, दैट द प्लांट दैट वी हैव टिश्यू कल्चर्ड विल बी डिजीज़ फ्री। और इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए। सो द टिश प्लांट विल बी डिजीज़ फ्री and specially for used for ornamental plants. पहले होती थी ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, लेकिन अब तो सभी प्लांट्स में यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज इनिशियली इट वॉज स्टार्टेड फॉर दी ऑर्नामेंटल प्लांट्स जिनमें कि डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते थे, लेकिन ग्रेजुअली इनको हमने टेक्निक को यूज़ किया है टिश्यू कल्चर की फॉर अदर प्लांट्स ऑल्सो। मगर जब आपने फील्ड में क्रॉप यूज़ करनी है तो सिर्फ सीड्स को, वाइबल सीड्स को वहाँ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। रेस्ट जो प्लांट्स हैं दे आर ग्रोन इन द फील्ड ओनली। सो दिस इज व्हाट इज द asexual mode of reproduction in organisms. We will do sexual mode of reproduction in organisms in our next lecture, where we'll be talking about the sexual reproduction in plants and in animals. Till then, take care, keep studying and keep enjoying. Take care, bye bye.